आइए आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल 8 PM शिक्षा मंत्रा पे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टॉप 500 क्वेश्चंस जो मोस्ट रिपीटेड है, सबसे ज्यादा बार बार पूछे जाने वाले सवाल जो सबसे ज्यादातर एग्जाम्स में आते हैं। तो हम इसे कंप्लीट करेंगे। टॉप 500 सवाल। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत स्थिति में किए जाने पर यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है और अंगूठा चालक की दिशा को इंगित करता है तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करेगी। यह कहलाता है, क्या कहलाता है? ये फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम कहलाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के इस नियम से हम दिशा निर्धारण का कार्य करते हैं। खास करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इसका काफी प्रयोग होता है। अगले सवाल की तरफ आए। सवाल नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 250 हो सकती है, हमेशा होती नहीं है, लेकिन अधिकतम संख्या हो सकती है 250। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में खाली जगह की अवधि शामिल थी जो मुख्य रूप से कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। तो सबसे पहली हमारी योजना बनी थी, वो बनी थी कृषि आधारित। दूसरी बनी थी भारी उद्योगों के लिए। चलिए आते हैं चौथे सवाल पे। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2004 में किस द्रविड़ भाषा को पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तमिल भाषा को दिया गया। तमिल भाषा संस्कृत से भी पुरानी भाषा जानी जाती है। इसके व्याकरण को संस्कृत से भी पुराना माना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिकल लैंग्वेज में से एक तमिल को माना जाता है। पांचवें सवाल की तरफ आते हैं। आइए पांचवें सवाल की तरफ। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। तो ये माजुली द्वीप जो बनता है, जो सुंदरबन डेल्टा में स्थित है, ये दो नदियों से मिलकर बनता है। एक तो बनता है गंगा और दूसरा ब्रह्मपुत्र। तो इसी सुंदरबन डेल्टा में ये माजुली द्वीप स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला सवाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 वन और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने भाषाओं को रखा गया है? 22 भाषाओं को रखा गया है। सातवां सवाल, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हॉर्नबिल और मोआत्सु उत्सव मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड। भारत के खाली जगह, आठवां सवाल आते हैं, खाली जगह। भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित है। पाक जल मध्य स्थित है। कैसे लिखते हैं? पाक जलडंबू मध्य स्थित है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान के लिए गए हैं? तो मतलब कहाँ से लिए गए? ये लिया गया है आयरलैंड से। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं? ऐसे सिद्धांत जो एक राज्य को दिशा दिखाते हैं कि हमें किस ओर कार्य करना चाहिए एक आदर्श राज्य बनाने के लिए। 10वें सवाल की तरफ आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वतर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार है? तो वित्त आयोग की चर्चा की गई है 280 में। अनुच्छेद 51 जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है को किस संविधान के तहत संविधान में शामिल किया गया है? तो कर्तव्यों को शामिल किया गया है 42वें संविधान संशोधन में। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। 12वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है? बहुत ही
रिपीटेड सवाल है ये, कई बार पूछा जाता है। पारा, पारा जिसे हम ऐसे लिखते हैं, ये कमरे के तापमान पे तरल अवस्था में पाया जाता है। मनुष्यों में सामान्य संकुचन और अनुशिथिलन रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg में होता है, हमेशा याद। बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, कब बनाया गया था? 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बहुत ही आसान सवाल। भारतीय संविधान में समावेशित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कौन से देश से लिए गए हैं? ये फ्रांस से लिए गए हैं। और ये जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात है, ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग का गठन किया गया। 18वां सवाल, वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? इसे उदासीनीकरण अथवा न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य परास ऑडिबल रेंज कितना होता है? तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 यानी 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। 20वें सवाल की तरफ आते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उस लेंस की क्षमता क्या होगी? अगर फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले तो हम सेंटीमीटर में नहीं, इसको मीटर में लिखेंगे। 25 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 25/100 मीटर। और जो लेंस की क्षमता है उसकी परिभाषा, उसका फॉर्मूला क्या होता है? D बराबर 1/f बराबर 1/1/4 इक्वल टू 4। ये आपका आंसर हो गया। श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही 7 घटकों में विभाजित होना क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आपने पढ़ा होगा, प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजरता है 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। 22वां सवाल, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं, तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है? तो जिसको दूर की चीजें नहीं दिखती, हम उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष है। और कैसे सही किया जा सकता है? तो अवतल लेंस की सहायता से हम उसे सही कर सकते हैं। आइए उसके बारे में थोड़ा विशेष जानकारी अगर लेना चाहें, तो जैसे ये हो गया आंख में, यहाँ पे लेंस है, लेंस के पीछे यहाँ पर्दा अर्थात आपका रेटिना है। यहाँ से जो प्रकाश आता है, क्योंकि आपकी आंख में जो लेंस है वो एक उत्तल लेंस है, तो इसको ऐसे अभिसरित करके रेटिना पे एक वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अगर आपको निकट दृष्टि दोष है, तो ये दूर से आने वाली किरणें पर्दे पे ना बन के, आपके रेटिना पे ना बन के, पहले ही सिकुड़ के यहाँ पे बनाने लगेंगी। क्या बनाएंगी? प्रतिबिंब। इसके कारण आपको क्या होगा कि दूर की वस्तुएं नजर नहीं आएंगी। और इसको ठीक करने के लिए आपको क्या चाहिए कि आप एक अपसारी अर्थात एक अवतल लेंस का प्रयोग करें, जो इसके अभिसरण को थोड़ा निष्क्रिय कर सके। इसलिए आप अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका उल्टा भी सही है। जैसे अगर कोई वस्तु दूर रखी है, उसे दिखाई नहीं देती, इसका मतलब ये है कि ये उतना अभिसरण नहीं कर पाता है, ये आपका उत्तल लेंस, तो यहाँ बनेगा। इसलिए आपको क्या चाहिए कि इसकी अभिसरण की क्षमता कम है उत्तल लेंस की, तो आपको एक और उत्तल लेंस चाहिए होगा ताकि आप जल्दी बन सके। तो चूंकि ये दूर बनता है, तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे कि इस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है। आइए अगले सवाल की तरफ चलें। उम्मीद करते हैं पिछला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। 23वां सवाल, 3 ओम अगला सवाल, 3 ओम, 6 ओम, 9 ओम प्रतिरोध वाले 3
तार समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो समानांतर क्रम में अगर जुड़े हैं, ऐसे जुड़े हैं, ऐसे जुड़े हैं, ठीक है। तो जो हमारा परिणामी प्रतिरोध होता है उसके लिए फॉर्मूला है R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एक्चुअली R नहीं, 1/R के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो हम कैसे निकालेंगे? 1/3 यहां देख लीजिए, 1/R बराबर क्या होगा? 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9। तो 6 प्लस 3 प्लस 2 यानी 11। 11/18 हमारे पास आ गया। तो 11/18 क्या है? 1/R की वैल्यू है। तो R बराबर क्या होगा? 18/11। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर वर्ष कब में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्यकार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया और इस प्रकार वो पहले भारतीय बने? तो आप ये याद रखें, 1913 में गीतांजलि के लिए इनको मिला था। एक्चुअली गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद के लिए इनको मिला था, ये बात आप ध्यान रखें। 25वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में नामित की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? नीता अंबानी। ये बार बार पूछा जा रहा है इसलिए इसमें शामिल किया गया होगा। सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता बन चुका है, में एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया था? तो विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो पहली बात तो ये एक अंग्रेज हैं और उस जमाने में इस प्रकार की जो भी सोसाइटीज बन रही थी वो काफी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वो शुरुआती समय था जब अंग्रेज भारत के ऊपर काबिज हुए थे। मतलब खासकर बंगाल के क्षेत्र में उन्होंने अपना एक अधिकार स्थापित किया था, इसलिए ये चीजें आपको कोलकाता वगैरह के क्षेत्र में ही ज्यादा मिलेंगी जो इस कालखंड में थी। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया? कि बहुत ही फेमस है, बचपन से हमने पढ़ा है। इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। 29वां सवाल, भारतीय संविधान सभा पहली बार कब हुई? तो पहली बार कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। ये काफी इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 30वां सवाल, मौलिक अधिकारों की संविधान में विशेषताओं को लिया गया है। तो मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? तो ये है आपका 21वां अनुच्छेद कहता है कि आपको जीवन जीने का अधिकार है और विशेष परिस्थितियों में भी आपातकाल काल के दौरान भी अनुच्छेद 21 को स्थगित नहीं किया जाता है। 32वें सवाल की तरफ आते हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया और राष्ट्र की एकता शब्दों को भी बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया? 42वें संविधान संशोधन में ऐसा किया गया था। तो आप कैसे याद रखेंगे? तो सबसे बड़ी बात है कि वो ऐसा समय था जब हमारे ऊपर यूएसएसआर का काफी ज्यादा प्रभाव था, तो ये सारी चीजें उसी जमाने में हुई। इसके अलावा हमारी अखंडता पे भी खतरा था, इसलिए इंदिरा गांधी जी के समय में ये सारी चीजें की गई थी। आप ये काफी आसानी से याद रख सकते हैं। उस जर्मन
रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों के त्रिकोण में समूहबद्ध किया था। तो ये डेबोनेयर का सिद्धांत जैसे बोलते हैं, जोहान वॉल्फगैंग डेबोनेयर, इन्होंने त्रिकों का एक समूहबद्ध किया था। खासकर वो एक आवर्त सारणी बनाने के क्रम में इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस तरीके से 34वें सवाल की तरफ आते हैं। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र क्रमशः क्या है? सबसे पहले जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र काफी मिलते जुलते होते हैं। कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम में, और सल्फेट के आयन है, साथ में इनके वाटर। तो जब जिप्सम को थोड़ा डिहाइड्रेट करते हैं तो इस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें 11वीं में और उससे पहले 9वीं 10वीं में भी पढ़ाया जाता है। ये क्या है? जो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा, और जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा होती है, माफ कीजिएगा, वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। इस प्रकार आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के अलग अलग थ्योरीज को पढ़ते हैं, उसमें इसका बहुत ज्यादा महत्व है। खासकर एक ऐसे बल के अधीन अगर कोई गति होती है जो कंजर्वेटिव नेचर का होता है, तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन की थ्योरी बहुत काम में आती है। आइए 38वें सवाल की तरफ आ गए हम। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल खाली जगह को 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ की गई थी। तो 1935 में की गई थी। रिजर्व बैंक अधिनियम जो 1934 में आया था, उसके आधार पर 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। किसे भारतीय योजना और अर्थव्यवस्था के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय योजना और अर्थव्यवस्था के वास्तुकार के रूप में पीसी महानबोलिस को जाना जाता है। जो पीसी महानबोलिस के नाम से दूसरी पंचवर्षीय योजना भी चलाई गई थी, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। ये विस्तार से आप सभी पढ़ सकते हैं, ये बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट पार्ट। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? विटामिन के। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार जितना मुझे ध्यान है 19.5 करोड़ की लगभग जनसंख्या के साथ पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश था, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, बाकी फिर दूसरे राज्य। 43वां सवाल है आपके सामने। कौन सा अधिनियम कानूनी रूप से एक ग्रामीण परिवार के ऐसे वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के वैतनिक रोजगार की गारंटी देता है जो रोजगार की तलाश में हैं और अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं? एक बहुत ही जाना माना और फेमस मनरेगा स्कीम की बात की जा रही है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। 44वां सवाल। किस वेद को सबसे बड़ा और संग्रह में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें 1028 सूक्त हैं, जिन्हें मंडल नामक 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया है? यह है ऋग्वेद। उस पुर्तगाली खोजकर्ता का नाम क्या था जिसने वर्ष 1998 में यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? वास्को डी गामा। इसका सवाल। भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति तैयार की थी? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी से संबंधित सबसे फेमस ये है झांसी की रानी, जो इसके ऐसे नियमों का शिकार हुई थी और उसने झांसी पे आक्रमण किया था।
1828 में, हमारा 47वां सवाल है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है भारत में सती प्रथा को खत्म करने में। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में गांधी जी ने सिर्फ एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की, मतलब कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता की, वो की थी बेलगाम का, इसे बेलागावी भी कहते हैं, 1924 में। बेलगाम या बेलागावी दरअसल ये कर्नाटक में पड़ता है, लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच इसको लेकर विवाद है। महाराष्ट्र का कहना है कि ये महाराष्ट्र में होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में मराठी भाषी लोग हैं, परंतु ये अभी फिलहाल कर्नाटक में पड़ता है। 49वां सवाल है, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? ये हेनरी विवियन डेरोजियो, इनका नाम आता है यंग बंगाल आंदोलन को लेके। ज्यादा डिटेल कभी इसमें उतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया? तो डेरोजियो ने, ये बहुत पूछा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किस स्थान पर किया था? बम्बे। महात्मा गांधी ने 1919 में इनमें से किस अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया? तो ये समय है 1919 का। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला कांड हुआ था, तो इसी के विरोध में गांधी जी ने एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने की बात की थी। इसी को बोलते हैं सत्याग्रह आंदोलन। 52वां सवाल, दिल्ली दरबार में खाली जगह में किंग जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण हुआ था और इसी दरबार में किंग ने घोषणा की थी कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से शिफ्ट करके कहाँ किया जाएगा? दिल्ली। तो ये दिल्ली दरबार कब लगा था? 1911 में। जॉर्ज पंचम भारत आए थे, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी। इसी दिल्ली दरबार में ये गाया गया था जनगण मन। ये जॉर्ज पंचम के स्वागत में हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सुनाया था। उस समय इनका काफी विरोध भी हुआ था क्योंकि बंगाल में बहुत भीषण अकाल पड़ा था और दिल्ली में दरबार सजाने के लिए बहुत पैसे बर्बाद किए गए और बहुत सारे संसाधन भी। 53वें सवाल की तरफ आते हैं। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है? मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है। मिथिला की पहचान बन चुकी है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी एक जिला है बिहार में जो बिहार के उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है और ये नेपाल से सटा हुआ है। तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराजा ने किया था? बृहदेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तंजावुर भी तमिलनाडु में ही स्थित है। तो इसका निर्माण किसने कराया था? राजराजा ने। सवाल ऐसे भी पूछते हैं कि बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो सम्राट राजराजा ने की थी। 55वें सवाल की तरफ आते हैं। अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? तो ये है गुरु शिखर। 56वां सवाल, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय नदी से क्या मतलब है? तो जो गंगा का जो मतलब हमारा उत्तरी मैदान है उसको अगर छोड़ दें, गंगा सतलज आदि नदियों का जो उत्तरी मैदान है उसको छोड़ दें, तो जो हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जो इससे ट्रायंगुलर बनाता है, उस क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी कौन है? तो गोदावरी। गोदावरी के बाद सबसे बड़ी नदी है फिर बाकी सारी नदियां जैसे कावेरी जो आपके दक्षिण में है। 57वें सवाल की तरफ आएंगे।
खाली जगह अधिकांशतः दक्कन का पठार में पाई जाती है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल हैं। तो काली मिट्टी पाई जाती है। सवाल वैसे नहीं पूछा जाता, ज्यादातर पूछा जाता है कि काली मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो वह है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। और काली मिट्टी अपने काफी जल धारण क्षमता के लिए जानी जाती है और इसमें कपास की खेती की जाती है। 58 भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भारत में मूल कर्तव्यों को कहां से लाया गया है? USSR। भारतीय संविधान के भाग 4A मतलब अनुच्छेद 51A में मौजूद मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 10। पहले 10 थी, बाद में अटल बिहारी जी के समय में वो एजुकेशन वाले को ऐड कर दिया गया, शिक्षा के मौलिक अधिकार को, तो अब 11 हो चुका। 61वां सवाल, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? 5 साल का होता है। 62वां सवाल, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। भारत सरकार का वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो प्रधानमंत्री। जैसे जो मंत्रिमंडल है वो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है। जो संसद है वो क्या है? विधायिका है। और तीसरा क्या है? सुप्रीम कोर्ट, वो क्या है? न्यायपालिका है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं लोकसभा में। याद रखिएगा, ये लोकसभा की बात हो रही है। राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि कितनी होती है? 6 साल। 6 साल होती है, परंतु हर 2 साल में 1/3 लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं। मतलब सेवानिवृत्त करना सही नहीं है, वो उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो इस प्रकार से 2/3 लोग हमेशा उसमें बने रहते हैं। सभी पंचायत संस्थाओं में वे सीटें जो कुल आरक्षित सीटों के खाली जगह से कम ना हो को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जैसा भी मामला हो से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाए। तो कितना आरक्षित होता है? 1/3। 63वां सवाल, किस वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी और इसके साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं की युग का प्रारंभ हुआ? कब बना योजना आयोग? 1950 में। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है ये। आइए अगले सवाल की तरफ चले। केंद्रीय बजट को किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भी जाना जाता है। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 112 में दिया गया है। 110 में धन विधेयक की चर्चा है और 112 में बजट की चर्चा। 7वां सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है? कई बार पूछा जाने वाला ये सवाल है। तो अनुच्छेद संख्या 343। किस वर्ष में भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के प्रावधान को मौलिक अधिकार माना गया है? तो जैसा मैंने बताया था, अटल बिहारी जी के संबंध में सन 2002 में 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा को उनका मौलिक अधिकार बना दिया गया और ये 86वें संविधान संशोधन के साथ किया गया। निम्न में से भारतीय संविधान के उस संस्थाओं की पहचान कीजिए जो पंचायती राज
संस्थाओं से संबंधित हैं। 73वां संशोधन जाति राज्य से संबंधित है। 73वें सवाल की तरफ आते हैं। न्यूलैंड्स के ऑक्टेव के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं? ये तो मुझे पता नहीं, आप पढ़ लीजिए सवाल के बारे में डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहें। इनके अनुसार 56 तत्व मौजूद हैं। ये ऑक्टेव के पुराने नियमों के अनुसार बनाई गई थ्योरीज होंगी, जो मेंडलीव और उनके भी पहले बनाई गई होंगी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। बिल्कुल ये सही बात है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया गया था। अभी न्यू आवर्त सारणी बनी है, उसमें परमाणु संख्या के आधार पर नंबर, नई वाली जो बनी है वो एटॉमिक नंबर बनी है। ये मेंडलीव ने बनाया था, परमाणु द्रव्यमान पे बनाया था। इसके कई सारे तत्वों के बारे में इनके द्वारा दी गई जानकारी, जो बातें इन्होंने बताई हैं, वो मेल नहीं खाती, इसलिए नई आवर्त सारणी बनाई गई, जो इनसे ज्यादा व्यावहारिक है और ज्यादा सवालों के जवाब दे पाती है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कथन क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCl3 है। इसका उपयोग सोडा एसिड अग्निशामकों में किया जाता है। तो दोनों ही कथन सत्य हैं। यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? तो इसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। सवाल नंबर 77, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? एम्पियर है। बहुत ही आसान सवाल। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ओम। ओम है प्रतिरोध का SI मात्रक। कार्य करने की दर, शक्ति का इकाई क्या है? वाट होता है। वाट क्या होता है? जूल पर सेकेंड। इनको आप ऐसे भी याद रखें तो अच्छा है, क्योंकि एम्पियर क्या होता है? कूलम पर सेकेंड। 77 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर है? तो 77 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, जो अगर आप याद रख लें तो आप बना सकते हैं। जैसे वो फॉर्मूला है F-32, अगर मुझे सही याद है तो, बाई 9 इज इक्वल टू C/5। तो इनके फॉर्मूले पे अगर बिठाने का कोशिश करें, 77 में 32 हटाएं तो आ जाएगा 5, 4, 9, 45 बराबर C/5, यानी C बराबर कितना हो गया? 25। बिल्कुल ये फॉर्मूला सही है, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले, आप इस फॉर्मूले को याद रख लें तो अच्छा। इस फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है। आइए सवाल नंबर 82 पर आते हैं। स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में खाली जगह आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के कारण होता है। तो क्या होता है? स्वच्छ आकाश का नीला रंग कैसे क्यों होता है? वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में छोटे आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट दिए गए पदार्थों में से बना होता है। कैसे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। तो टंगस्टन से क्यों बना होता है? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, शायद 3 से 4000 डिग्री सेल्सियस। आप इसे एक बार देख लें, काफी ज्यादा होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, इस कारण से इसका प्रयोग किया जाता है। हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का इनमें से किस बैंक के साथ मर्जर हो गया, मतलब विलय हो गया? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हो गया। आप इसको याद रखें तो अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। माल एवं सेवा कर, जिसमें माल और सेवा दोनों शामिल हैं, भारत सरकार द्वारा कब से प्रभावी रूप से लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से इसको लागू कर दिया गया। इसे हम GST के नाम से भी जानते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 86वां सवाल है। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे खाली जगह भी कहा जाता है, ने
ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया था। तो ये कर्वे समिति थी जिन्होंने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया था। कब बनी थी ये समिति? 1955 में। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है। विटामिन डी हमें कहाँ मिलता है? धूप में मिलता है। खाली जगह श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। तो एरोबिक, नाम में ही एयर लगा है, तो एरोबिक श्वसन कैसे होगा? ऑक्सीजन की सहायता से। मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है? तो इसका आंसर जानिए। पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना। अब इसे आप याद कर लीजिए, मुझे नहीं पता। सवाल है 90 वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से किस अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होगा? वृद्धि हार्मोन कहाँ से मिलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। सवाल नंबर 91 निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि अवांछित गर्भधारण और एसटीडी दोनों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है? अवांछित गर्भ धारण क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे। एसटीडी क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारी रोग। तो इसका आंसर है कंडोम। बिकॉज ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट को प्रिवेंट करता है तो एसटीडी में बहुत कारगर। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से घटक आवश्यक हैं? क्या क्या आवश्यक हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जल यानी H2O, सूर्य का प्रकाश बिल्कुल चाहिए, और पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपको याद रखना चाहिए, ये रिएक्शन में पार्ट लेता है। सवाल नंबर 93 पौधों की पत्तियों में मौजूद रंध्रों अर्थात पोर्स द्वारा पानी के नष्ट होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन होता है ये, अगर पोर्स के द्वारा जल निकाला जाए। 1 गीगाबाइट में कितना होता है मेगाबाइट? 224। 95वां सवाल 95th क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतेरेस किस देश से संबंधित है? एंटोनियो गुतेरेस तो पुर्तगाल से हैं। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर आत्मज्ञान प्राप्त किया था? बोध गया बहुत इंपॉर्टेंट है। 97 निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया? ह्वेनसांग आया। एच से हर्षवर्धन और एच से ह्वेनसांग, दोनों पैसे जाकर। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया? पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी के साथ हुई थी, इसमें सौभाग्यवश या कहें दुर्भाग्यवश बाबर इब्राहिम लोदी से जीत गया। इसकी सेना, बाबर की सेना इब्राहिम लोदी से काफी छोटी थी, परंतु ऐसा माना कहा जाता है कि इसका एक तीर उनकी आंखों में आके लग गया, जिसके कारण इसकी एक आसान जीत हो गई। 99वां सवाल है दीन इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया? अकबर। अकबर ने चलाया। 100वें सवाल के साथ शुरू करते हैं। 100वां सवाल है किसने 1851 में अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था? लॉर्ड डलहौजी। तो ये रहे हमारे 100 सवाल, 1 से लेके 100 तक इस प्रकार है। 1 से लेके पूरे 500 सवाल कंप्लीट करेंगे, जो सबसे ज्यादा रिपीटेटिव, आसान और बार बार आने वाले सवाल। तो आप हमारे 8 PM शिक्षा मंत्रा नाम के इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें और अपने कमेंट करके बताएं आपको और क्या चाहिए और ये कैसा लग रहा है आपको हमारा एपिसोड, हमारा सीरीज, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं।